गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप सिन्हा और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस से, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है और ये कौन कौन सी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत जगह में इसकी एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। मोस्टली ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि एवरी चैप्टर में आगे जाकर के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हम देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है। सो बच्चों, आइए आज इसको मिस नहीं करना। इस वीडियो को आप कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम आज जानेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है और कैसे ये वेरी करता है पीरियड में और ग्रुप में, और कौन कौन सी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी एक फ्रेश माइंड के साथ आप तैयार रहिए। इसमें जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप जरूर इसको नोट कर लेना। आइए हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों, इसकी दूसरा भी नाम हो सकता है, इसको हम एनर्जी करके कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ना? आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। क्लियर? सो ये इसका अलग अलग नाम होता है बच्चों। सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी या पोटेंशियल, ये क्या होता है? एक ही चीज होती है। क्या होता है? एक चीज है बट नाम अलग है। कई कुछ जगह में हम एंथैल्पी करके कुछ लोग कह देते, कुछ बुक में आपको एनर्जी की फॉर्म में होगा, किस जगह में पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। तो दैट इज द सेम मीनिंग है, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। आइए हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आयनाइजेशन बच्चे जो वर्ड होता है आयनाइजेशन, इसका मतलब होता है किसी भी एटम्स को हम आयनाइज करना। किसी भी एटम को हमें क्या करना है ना? आयनाइज करना है। ये क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ना? सपोज दिस इज एटम, क्या है ना? सोडियम की मैं एटम ले लिया है और यहाँ पे सोडियम है, और सोडियम के एटम में क्या होती है ना? 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होती है ना? 10 इलेक्ट्रॉन अंदर होता है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। क्लियर? सो सोडियम एटम में हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। सो आप अगर नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिए ना। क्या है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of an isolated या फिर gaseous atom. So amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated or gaseous atom. So इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी है। सो सोडियम से मैंने क्या किया ना? एनर्जी दे दिया, सप्लाई किया। ये क्या बन गया ना? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आटम को जो मैंने एनर्जी दे दिया है ये बन गया आयनाइज बन गया, मतलब ये काटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। जो एनर्जी मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ पे मैं कितने एनर्जी सप्लाई कर दूं ताकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है ना? रिमूव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना? इसको हम कैसे ना? डेल्टा आई एच। बेसिकली डेल्टा होता है चेंज और आई होता है आयनाइजेशन और एच होता है क्या? एंथैल्पी। सो चेंज, आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी। सो डेल्टा हो गया चेंज, आई हो गया आयनाइजेशन, एच हो गया एंथैल्पी। सो चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी।
बाय डेल्टा आई एच पर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मेजर बाय इसको मेजर किससे करते हैं ना, इसको किलो जूल पर मोल से हम मेजर करते हैं। ध्यान रखिए, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। सो पर मोल में इसको मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल एटम को है कि नहीं आयनाइज करके कितने एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं पर मोल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अनदर है जो सिंगल एटम को हम करते हैं वेरी, उसको ऐसे कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। अगर पर एटम का हम निकालते हैं तो वहां पे क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये डिफरेंट 3 यूनिट है जिससे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम क्या करते हैं ना, मेजर करते हैं। क्लियर। आइए हम बात करते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्या है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर। सो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से ना एनर्जी हम देते सिस्टम को, इसलिए हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ ना, डेल्टा आई एच पर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब डेल्टा मतलब चेंज, आई मतलब आयनाइजेशन, एच मतलब एंथैल्पी है, और इसको मेजर करने के लिए किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। और आगे जाते जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सिस्टम को हम एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या होता है ना, ये पॉजिटिव होती है। आइए हम बात करते हैं कि क्या हम एक ही इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं या आगे भी कई इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव कर सकते हैं। कई बार सवाल आता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना, उस कंडीशन हम देखते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं या दो को करते हैं या ज्यादा को हम करते हैं। तो मैं ये बताता हूं, एक होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है ना, सक्सेसिव, यहां पे हम लिख देते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ना, ये होता है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स ना, कितना इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 और 3 from an isolated gaseous atom। सो किसी एटम से 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ना, ये होता है ना डेल्टा आई H1, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, सो डेल्टा आई H2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, अगर डेल्टा आई H3 है, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। सो कंजुगेटिवली क्या होता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अगर हम किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक नहीं, डेल्टा आई H2 फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं से हम 3 इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा आई H3 या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूं कि कैसे फास्ट है। जैसे सोडियम है और यहां पर हम देख सकते हैं सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। क्या होता है, सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है ना, Na प्लस डेल्टा आई H1 gives rise to Na plus 1 electron, this is called fast ionization enthalpy। अगर हम मैग्नीशियम से सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं ना, Mg डेल्टा आई H2,
So this gives rise to Mg plus 2 electron. This is second ionization enthalpy. Similarly हम बात करते हैं अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं ना, इसमें डेल्टा IH3, so it gives rise to Al plus 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से ये होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करते हैं तो इस टाइप से क्या हो जाता है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं क्या ये सेम एनर्जी होती है, डेल्टा IH1, डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH3 का तीनों सिमिलर होता है या तीनों डिफरेंट होती है ना, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। जब आप किसी से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो या रिमूव कर रहे हो, जितने एनर्जी चाहिए, बट दो को हटाने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं, नहीं जरूर चाहिए। और हम बात करते हैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, इसके लिए उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी या नहीं होगी ना, होगी, क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन, I.D को मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की फॉर्म में लिखता हूं, तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सो डेल्टा IH3 सबसे ज्यादा होगा, नेक्स्ट डेल्टा IH2, नेक्स्ट डेल्टा IH1। तो इस टाइप से क्या है ना, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड, देन फर्स्ट। इस टाइप से सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और अब हम बात करते हैं ना किसकी ना, उस कंडीशन में अगर एल्यूमिनियम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत अराउंड 3100 के आसपास की किलोजूल की एनर्जी जरूरत होती है। बड़े डिफिकल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें रिमूव करनी होती है। तो सिमिलरली मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव थोड़ा कम हो जाएगा, सोडियम में इजीली हो जाएगा क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से क्या हो जाता है ना, आयनाइज हो जाता है। आइए हम बात करते हैं आगे की ना, आगे की क्या है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रहे बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो 5 फैक्टर क्या है ना, मैं आपको इसी समय बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी एंड तक ये वीडियो को देखना है। और कई सारे इंपोर्टेंट चीज जो है इसके अंदर मैं अभी बताने जा रहा हूं ना, फैक्टर्स affecting आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, देयर आर 5 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर है ना, 5 फैक्टर्स है। सो नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 इज एटॉमिक साइज, एटम का साइज, नंबर 3 जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट है। क्या है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। नंबर 4 जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट यू कैन से। और नंबर जो 5th होती है ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 5 फैक्टर्स है ना। इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूं, वो याद रखने की तरीका क्या होती है भाई, नाप्सा। क्या है ये फैक्टर्स का नाम मैंने दे दिया NAPSA। मैं बहुत ही ऐसे याद करता था और मुझे अगर बहुत सारी चीज याद रखना होता था मैं इनकी फर्स्ट जो है लेटर को याद कर लेता था, नाप्सा NAPSA। तो
तो दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द व्हाट ना आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को ये कंट्रोल करते हैं। और आइए हम इनको डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 फैक्टर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या होता है ना न्यूक्लियर चार्ज। ना न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस की चार्ज। भाई न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और यू कैन से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ना कैसे ना मैं बात करता हूं जेड इफेक्टिव की हम बात करेंगे यहाँ पे सील्डिंग या स्क्रीनिंग में मैं आपको समझाऊंगा। ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर एक तो न्यूक्लियर चार्ज है बट एक होता है जेड इफेक्टिव जो है ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव कैसे होती है ना जेड इफेक्टिव क्या होता है ना न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। माइनस व्हाट स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं क्योंकि यहां पर भी आपको काम में अभी आएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। व्हाट दैट इज इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होती है उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग या सील्डिंग इफेक्ट। आइए हम बात करते हैं सपोज एक एटम है और सेंटर में न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और यहां पे ये है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होती है बट ये जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होती है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सपोज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो यहां पर इस चार्ज को यहां तक पहुंचने के लिए क्या होगा ना इस रिपल्सन को क्रॉस करके यहां से यहां तक पहुंच सकता है। समझ पा रहे। सो इस जो इनके बीच में जो रिपल्सन एक बार लड़ाई भी होती है कि नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन करेंगे है कि नहीं। तो जब रिपल्सन होगा उस रिपल्सन को क्रॉस करके यहां तक जाना होता है। समझ पा रहे। उस रिपल्सन को क्रॉस करके जब यहां तक जाएंगे तो जितने चार्ज सेंटर से निकलता है उतना यहां नहीं मिलता है जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव यहां जितना पहुंचता है रिजल्टेंट दैट इज जेड इफेक्टिव है। और ये जेड इफेक्टिव क्या है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो स्क्रीन होती है सील्ड होती है रोकते हैं एक न्यूक्लियस की चार्ज को जो रोकते हैं। रोकने के बाद जितने चार्ज यहां पहुंचता है दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। क्लियर। सो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा रिपल्सन ज्यादा होगा उतना जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूं। न्यूक्लियर चार्ज 10 आ रहे स्क्रीनिंग इफेक्ट सपोज 3 हो रहे यहाँ पे रिपल्सन की वजह से 3 रिपल्सन है तो यहाँ पे कितना हो गया ना 7 हो गया। 10 माइनस 3 7। अगर यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दिया 4 10 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा ना 6 हो जाएगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होती है जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए जितने न्यूक्लियस का चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा है अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्ट जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए क्या होगी हमें ज्यादा एनर्जी देने पड़ जाएंगे। समझ आए। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आइए हम सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं दैट इज व्हाट ना एटॉमिक साइज। सेकेंड फैक्टर क्या है ना ये है एटॉमिक साइज। एटम का साइज है। एटम का साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटम का साइज बढ़ जाता है सपोज एक एटम है सपोज मैं बात करता हूं लिथियम है कि नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होती है ना इसमें जो सेल होते हैं
लिथियम होता है 3a 1s2 2s1। सिमिलर में बात करता हूं सोडियम में, सोडियम का होता है लेकिन 11 है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सो यहाँ पे के सेल है और एल सेल में है, बट यहाँ पे के एल और एन, तो साइज बढ़ गया। तो दोनों लिथियम और सोडियम के बीच में क्या हुआ ना, साइज बढ़ गया। इसमें सिर्फ 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। तो सेल बढ़ने के बाद साइज बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होगा ऐसे, दिस इज लिथियम, और ये जो है सोडियम है। यहाँ पे एटम नंबर 3, यहाँ 11 है, तो सोडियम का साइज जो बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, अट्रैक्शन कम हो गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा ना, इजीली वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इजीली वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ आया? आइए हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। किसकी फैक्टर? थर्ड फैक्टर दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट है। थर्ड फैक्टर क्या होता है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं ये बताता हूं कि ये सपोज न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं ना, बाहर को इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर घुसने का टेंडेंसी को कहते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर एंट्री करने का एक बहुत ज्यादा एक टेंडेंसी या इच्छा रहता है कि नहीं। तो मछली को पानी में जाने का इच्छा बहुत रहता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर आने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। बट हम बात करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होता है ना, हमारे पास 4 टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है, एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एंड एफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 टाइप की सबसेल होती है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उसी नाम से पुकारा जाता है। कोई अगर है कि नहीं, आपका मुंबई में रहता है, मुंबई का कहते हैं, है कि नहीं। कोई अगर दिल्ली में रहता है, इसको दिल्ली का कहते हैं, है कि नहीं। इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन एस में रहता है इसको एस इलेक्ट्रॉन, जो पी में रहता है पी इलेक्ट्रॉन, जो डी में रहता है डी इलेक्ट्रॉन, जो एफ में रहता है वो एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसीलिए एस जो है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो इसलिए इनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, देन पी, देन डी, देन एफ। सो इस तरह से क्या होती है ना, एस पी डी ए। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, उसके बाद पी का है, उसके बाद डी का है, उसके बाद एफ का होती है। तो इसीलिए जितने ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। सो जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, या हम एस से इलेक्ट्रॉन हटा ले तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर पी से रिमूव करें तो थोड़ा सा कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, तो बेरिलियम एंड बोरॉन का लेते। बेरिलियम का कितना होता है ना, 1s2 2s2 4 होते हैं एटॉमिक नंबर, बोरॉन का 5 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पे मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव करनी होती है, बट यहाँ पे मुझे पी से रिमूव करनी होती है। तो एस से एक तो मुझे देखना है कि क्या है ना, यहाँ पे एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, और सेकंड है कि यहाँ पे फुलफिल्ड भी है, और बैठल आगे जाके पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो फुलफिल्ड भी है। तो इस तरह से क्या होता है ना, जब एस से रिमूव करते हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है लेकिन एस में एज कंपेयर टू पी, जिसकी वजह से क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरॉन। बच्चों अब समझ आ गया होगा। अब 2 फैक्टर हम जल्दी से इसको देख लेंगे। अभी नेक्स्ट जो 2 फैक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या थी ना, ये सील्डिंग इफेक्ट, क्या है ना, सील्डिंग इफेक्ट, एंड नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फोर्थ जो है सील्डिंग इफेक्ट। So ionization enthalpy
ना कैसे करेगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, एक नहीं, ज्यादा शील्ड करे तो साइज बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है ना, उस कंडीशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और जहां पर ज्यादा शील्ड होती है कहीं पे, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से साइज बहुत बढ़ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इजीली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखनी, शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसा है, इसका मतलब है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। क्लियर, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, अगर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल are more stable and hence they require more energy। अब हम देखते हैं कि कहीं पे हाफ फील्ड नाइट्रोजन की बात करते और ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में क्या है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन में 1s2 2s2 एंड 2p4, और यहाँ पे p में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, px py pz, सो ये हाफ फील्ड हो गया। वी नो दैट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट में क्या है p में ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर, सो 4 होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा। क्या होगा ना, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक रिमूव करने के बाद ये हाफ फील्ड अटेन होगा, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन हमें स्टेबल कंडीशन से रिलीज करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार ये आता है। तो क्या है ना, जबकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते, आगे मैं पढ़ाऊंगा पीरियड में और ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करता है, और कई सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन है कि नहीं, नाइट्रोजन की न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, बट ऑक्सीजन की न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। नाइट्रोजन की साइज बड़ा है और ऑक्सीजन की साइज छोटा है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ना, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, हाफ फील्ड, नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है। तो इसलिए बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है और ये कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम बात अगले वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगा, क्या है ना, एक पीरियड में और एक ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होता है, कैसे अफेक्ट करता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट थिंग जेईई और नीट के लिए है, आप इसको है कि नहीं लाइटली मत लीजिए इस वीडियो को। और इस जो टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रोल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इस कंसेप्ट में लूज रहेंगे तो आगे कभी टाइट नहीं हो पाएंगे। थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो देखना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।